युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। भारत इतिहास का एक ऐसा भयानक युद्ध जो भारत भूमि के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। विदेशी आक्रांताओं ने इस युद्ध में भले छल कपट के माध्यम से ही सही, लेकिन भारत भूमि के केंद्र दिल्ली को सदा सदा के लिए गुलामी के जंजीरों में बांधकर अपने पास रख लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में तराइन युद्ध की, उस कहानी की जिसे दुश्मनों ने छल कपट के माध्यम से जीत लिया। तराइन के युद्ध के पीछे क्या ऐसी वजह रही जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए? क्या ऐसे राज हैं जिस वजह से हिंदुस्तान अब विदेशियों के अधिकार में चला गया? तो आइए शुरू करते हैं तराइन युद्ध से जुड़े हुए कई गहरे राज और कई ऐसी बातें जो इतिहासकारों ने लोगों के सामने उजागर तक ना की। यह कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से, जब अजमेर सत्ता में चौहान वंश का राज हुआ करता था, जिसके एक शासक हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिनका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में चालुक्य नरेशों की राजधानी अनिलवाड़ा में हुआ है। बालच का बचपन बड़ी संघर्षों में गुजरा, लेकिन बाल्यावस्था से बड़ा तेज प्रताप उनके चेहरे से नजर आता था और बचपन से एक कुशाग्र बुद्धि वाले, एक कुशल नेतृत्व वाले, तराशे हुए एक योद्धा बन गए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। 11 वर्ष की आयु सम्राट पृथ्वीराज की थी तब उनके पिता सोमेश्वर महाराज का आकस्मिक निधन हुआ और अल्प 11 वर्ष की आयु में अजमेर सत्ता के उन्हें राजा घोषित कर दिया गया। मां कर्पूरी देवी बालक की आयु कम होने के कारण संरक्षिका के पद पर विराजी हैं। एक ऐसा योद्धा जिसकी सेना में चामुंडराय, भुवनमल और केमास जैसे बड़े प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनके बलबूते उन्होंने अपना शासन हिंदुस्तान के केंद्र दिल्ली तक भी जा स्थापित किया। 1177 में राज तिलक होने के अगले वर्ष गुड़गांव हरियाणा पर 12 वर्ष की आयु में विजय प्राप्त की, अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। अगले ही 1182 का समय था। दिल्ली में एक आदिम जनजाति भंडारकों का भीषण नरसंहार करने के बाद उत्तर प्रदेश के महोबा राजघराने पर विजय प्राप्त की और चंदेल वंशी राजा परमार्दी को पराजित करके आला उदल की हत्या कर डाली। सन 1184 में गुजरात में चालुक्य नरेशों में भीम द्वितीय को पराजित करने के बाद हम गुजरात भूमि पर भी चौहानों की विजय ध्वज चढ़ा चुके हैं। वर्ष 1187 का एक ऐसा घटनाक्रम जब जयचंद गढ़वाल कन्नौजपति हुए, उन्हें पराजित करके उन्हीं की राजकुमारी संगीता के साथ दिल्ली लाकर के गंधर्व विवाह कर लिया। लगातार अपनी अल्प आयु में राजस्थान के आसपास के कई राज्यों पर अपने चौहान पताका को स्थापित करने वाले वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड हुए, जिनका सदियों गुजर जाने के बाद आज भी स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है। कवियों ने तो उनके संदर्भ में लिखा है कि अग्निवंश के अभिलेखों पर अंकित जिसकी गाथा है, लेकर जिसका नाम आज भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, हिंदू धर्म का गौरव वो बेटा हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा नाम रहे पृथ्वीराज चौहान का। जी हाँ, ये कहानी है तराइन युद्ध की। आज हम शुरू करें तराइन युद्ध के पीछे जुड़े हुए कई गहरे रहस्यों की। ये कहानी शुरू होती 12वीं शताब्दी की और 12वीं शताब्दी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिस समय अजमेर और दिल्ली पर हुकूमत कर रहे थे, उस समय पड़ोसी मुल्क अफगान की गजनी और गजनी से एक मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी, जिसकी नीयत हिंदुस्तान के केंद्र दिल्ली को हासिल करने की बनी। हालांकि इतिहासकारों ने इस युद्ध के पीछे कारण जयचंद गढ़वाल की कूटनीति भी माना है कि जयचंद गढ़वाल ही भारत का वो शासक था जिसने विदेशियों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया और पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन युद्धों को करने में सहयोग प्रदान किया। जी हाँ, सन 1191 और 1192 ये 2 वर्ष ऐसे रहे जो भारत इतिहास में एक निर्णायक युद्ध के नाम से जाने गए। मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी अफगानिस्तान के गौर साम्राज्य के शहंशाह, जो स्वयं को विश्वजय सम्राट मानते थे और भारत की भूमि पर जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड, वो तो जन्म से ही विश्वजय सम्राट बने हुए। हालांकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान अभी तक इस युद्ध में पराजित नहीं हुए और मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी इस युद्ध से पहले वर्ष 1178 में जब चालुक्य नरेश भीमदेव से पराजित हुआ था, तभी से भारत पर उसकी निगाह लगातार बनी हुई थी। वर्ष 1191 में जब मोहम्मद गोरी भारत पर अधिकार करने के लिए आया, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध का निमंत्रण भेज डाला। हम इतने भी कमजोर नहीं कि सामने वाला निमंत्रण दे और हम लड़ने भी ना जाए। युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। हमारी सेना में प्रचंड प्रलय मचाने वाले चामुंडराय जैसे योद्धा, जिनकी भुजाओं में इतना दम में सांस हुआ करता था कि जिनकी एक गदा के प्रहार से हाथी जैसे बड़े महाकाय जानवर भी चित्त कर दिया करते थे। सोचने वाली बात तो यह है, जिस राजा की सेना के सेनापतियों की भुजाओं में इतनी ताकत हो, उसका राजा कितना बलवान होगा, ये यहीं से स्पष्ट हो जाता है।
इस युद्ध में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की पराजय हुई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीत। युद्ध के गौरी के हारने के सबसे बड़े कारणों में लिखा जाता है कि सम्राट गौरी की सेना में भय और अराजकता का फैल जाना, कि हमारे वीरों की सेना जब इस कदर दुश्मन की सेना पर टूट पड़ी पर खच्चे उड़ा डाले मोहम्मद गौरी की सेना के कि गौरी दबे पांव काबुल की तरफ वापस लौट गया। लेकिन मोहम्मद गौरी अपने इस अपमान और अपनी इस पराजय का प्रतिशोध लेना चाहता था, इसलिए उसने वापस एक प्रयास किया और भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने की कूटनीति बनाने लगा। इतिहासकारों में पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि चंद बरदाई साहब ने लिखा है कि सम्राट पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद गौरी ने 1 वर्ष के भीतर कुल 22 बार युद्ध कर लिए, लेकिन इस 21 युद्धों में वो पराजित हो गए। 21 युद्धों में पराजित होने के बावजूद भी सम्राट गौरी इस बात की आस लगाए बैठा है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कभी तो मैं हिंदुस्तान पर फतेह जरूर करूंगा। हालांकि इस 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में उन्होंने छल किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस वाले युद्ध को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मान्यता है जब वो 21 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुके थे तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था, हम 22वां भी जीतेंगे। और यही और कॉन्फिडेंस मोहम्मद गौरी के भी देखने को मिला कि जब 21 बार ही हार चुका हूं तो 22वीं बार भी क्यों नहीं हारूंगा, डेफिनेट हारूंगा। लेकिन कब तक, आखिर कब तक ये पराजय वो स्वीकार करता? इसलिए मोहम्मद गौरी ने सोचा इस युद्ध को हम बल नहीं बल्कि छल के माध्यम से जीतेंगे। और मोहम्मद गौरी भारत की तरफ वापस बढ़ा एक विशालतम सेना लेकर के, लेकिन 1,20,000 सेना उसने जो काबुल से गठित की वो तराइन के मैदान में पहाड़ी के पीछे छिपाई हुई थी। इधर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास रात्रि को मोहम्मद गौरी ने अपने ही संदेशवाहक कीवाम उल मुल्क के माध्यम से एक पत्र भिजवा दिया कि कल के युद्ध को हम अपनी ओर से रद्द करते हैं और कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ हम काबुल वापस लौट जाएंगे। हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान उदार नीति में रह गए और उन्होंने अपनी सेना को कह दिया दुश्मन ने युद्ध से पहले अपनी पराजय कबूल की है, इसलिए जीत का जश्न मनाया जाए। हमारी सेना में जीत का माहौल था, क्योंकि युद्ध का नजारा केवल ध्वज जीत का हाथ में लेने से नहीं दिखता, उस जीत उस हार के पीछे हजारों लाखों लोगों के घर उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए तो कई बच्चे विधवा हो चुकी थी और ये संकट टल गया। इस बात की खुशी हमारे वीर जवानों में थी। हमने जीत का जश्न मनाया। बड़े प्रधान सामंत यहाँ से लौट गए और छलिए ने छल के माध्यम से मध्य रात्रि को नियम तोड़ दिया और अचानक से 1,20,000 की सेना के बलबूते हमारी सेना पर प्रहार कर डाला। रौंद डाली हमारी सेना सिर्फ धोखे के साथ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास यह सूचना जब पहुंची कि छलिए ने छल के माध्यम से हमारी सेना का नरसंहार कर डाला, महाराज पृथ्वीराज चौहान तेज गति से अपना अश्व दौड़ाते सीधे तराइन के मैदान की भूमि की तरफ बढ़े। सिरसा नामक स्थान पर अश्वाधिपति नाट्यरंभा ने अपने कदम रोक लिए और मोहम्मद गौरी की सेना के बीच वो अकेला वीर योद्धा वीरता और साहस पराक्रम का एक परिचय देता है। लेकिन कब तक? अपने साहस, अपनी वीरता, अपने असाधारण कुशल नेतृत्व के बलबूते उन्होंने सैकड़ों अफगानियों की गर्दनें काट डाली, लेकिन दुश्मन जो छलिया था, हम अपनी तरफ से लड़ने वाले एकमात्र वीर शेष बचे और लड़ते 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 सम्राट पृथ्वीराज इस कदर घायल हो गए कि गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन फिर भी कहा जाता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शीश फक्र से ऊंचा ही था कि तू चाहे कुछ भी कर ले, राजपूत हूं, स्वाभिमान मेरी निगाहों में, तू चाहे सर कलम कर दे लेकिन सर नहीं झुकेगा मेरा। मोहम्मद गौरी सोचता है कि अगर भोर हो गई तो आसपास की रियासतों के राजाओं से मदद मिल जाएगी, इसलिए सुबह होने से पहले हमें इसे काबुल ले चलना होगा। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान महाराज को यहाँ से अगवा करके काबुल ले गए, कारागार में कैद किया गया और पृथ्वीराज रासो के अनुसार लिखा जाता है उन्हें घोर यातनाएं दी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को गर्म सलाखों से अंधा कर दिया गया। इस कहानी का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण कवि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो मानी गई। हालांकि इस घटना के बाद की कहानी को इतिहासकारों ने मस्तिष्क के इतिहासकारों में उपज मात्र बताया है कि एक कपोल कल्पना हो सकती है आगे की कहानी, लेकिन पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाले कवि चंद बरदाई के ही पुत्र हुए जलहन। घटना जैसा कि आगे पृथ्वीराज रासो में मिलती है कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज को बंदी बना के गर्म सलाखों से अंधा कर देता है, तब कवि चंद बरदाई अपने मित्र को बचाने के लिए यहाँ से काबुल की तरफ गया। वहां काबुल में जब पहुंचे तो गौरी ने चंद बरदाई को भी बंदी बना लिया। नित्य प्रतिदिन यातना देकर के पृथ्वीराज चौहान सम्राट को बुरी तरह से जख्मी कर डाला। लेकिन अंत समय जब आया, कवि चंद बरदाई सोचते हैं आजाद शेर था मेरा मित्र, एक जाली पत्र क्या टाइप हुआ, राजपूतों की कहानी पलट दी इस गौरी ने। लेकिन
फिर क्या था, कवि था, भगवान ने सद्बुद्धि थोड़ी ज्यादा दी है, उस अतिरिक्त बल बुद्धि का ही प्रयोग करना था। और कवि चंद्रबरदाई के माध्यम से फिर गौरी की तारीफ थोड़ी सी कर डाली और गौरी से प्राण दंड मांग लिया और अंतिम ख्वाहिश थी मित्र पृथ्वीराज से मिलने की, जो गौरी ने पूरी कर डाली। चंद्रबरदाई से जब पृथ्वीराज चौहान मिले तो चंद्रबरदाई ने पूछा, कल मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, मरने से पहले आखिरी कोई इच्छा हो पृथ्वीराज चौहान तो मित्र बता दे। सम्राट पृथ्वीराज ने इतना ही कहा था, मेरे मित्र, मैं मरने से पहले मोहम्मद गौरी को मारना चाहता हूं। तब चंद्रबरदाई ने वचन दिया था, तो ठीक है, कल प्रातःकाल मेरे और तेरे मरने से पहले गौरी मर जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अगले दिन कहते हैं कि जब मृत्युदंड देने की बात उठी थी तब चंद्रबरदाई ने एक बात कही थी मोहम्मद गौरी से, आपने मरने वाली की अंतिम ख्वाहिश पूरी की, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई, अगर वो अधूरी रह गई तो खुदा की नजरों में आप सदा गुनहगार रहेंगे, परवरदिगार कभी आपको जन्नत नसीब होने नहीं देगा। इसलिए मोहम्मद गौरी ने पूछ भी लिया, तो बता क्या है तेरी इच्छा। चंद्र ने अंतिम ख्वाहिश में कहा था कि मेरे साथ साथ मेरे मित्र को भी प्राण दंड दे दिया जाए। गौरी ने हामी भर दी। ये उनकी मृत्यु की सबसे बड़ी हाँ थी। जब गौरी ने पूछा तेरे मित्र की ख्वाहिश क्या है वो भी पूछ ले, तब चंद्र ने कहा था कि मेरा मित्र एक शब्द भेदी बाण ध्वनि भेदन क्षमता में निपुण है और इस कला का एक नायाब प्रदर्शन आपके मुल्क की आवाम के सम्मुख करना चाहता है। गौरी ने कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान को मैदान में बुलाया, एक तरकस में तीर डाल के दिए, 2 निशाने साधने की 3 निशाने साधने की बात थी। चंद्रबरदाई ने निशाने वाली दिशा में थोड़ी सी ध्वनि प्रकट की और सम्राट पृथ्वीराज जो एक बेहतर तीरंदाज थे, उन्होंने दोनों तीर सटीक जगह पर लगा डाले। लेकिन जब तीसरा तीर लगाने का समय आया, मोहम्मद गौरी की बात हजम ना हुई और कवि चंद्रबरदाई से कहता है कि तू कुछ भी कह चंद्र, लेकिन पृथ्वीराज को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर नजर आता है। चंद्रबरदाई को बुलाया गया और चंद्रबरदाई से कहा था कि चंद्र तू निशाने की मुझे ऐसी जगह बता जहां इस पृथ्वीराज को निशाना ही ना दिखे। तब कवि चंद्र ने इतना ही कहा था, वो तो जगह महाराज आपके सिंहासन के पीछे ही बची है बस, जहां किसी को निशाना नहीं दिखेगा। मोहम्मद गौरी इस समय चंद्रबरदाई की बात मान लेता है और अपने ही राज सिंहासन के पीछे निशाने की दिशा को साध देता है। अब चंद्रबरदाई से कहा, तूने खेल को रोमांचित तो कर दिया, लेकिन थोड़ा आनंदित भी कर दे। मरने से पहले कुछ कहानी, कविता, पंक्ति, श्लोक, दोहा, चुटकुला, शेरो शायरी कुछ तो सुना दे। चंद्र ने कहा, हम आपका नाम कितनी दूर तक फैल चुका है उससे अपने शब्दों में बताना चाहिए। गौरी ने हाँ कर दी। फिर चंद्रबरदाई बड़े ऊंचे स्वर में कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। मोहम्मद गौरी केवल यहाँ इतना ही समझता है कि 4 बांस और 24 गज की दूरी तक हमारा नाम है, किंतु शायद वो इस बात को भूल रहा है कि वो कहना ये चाहता है कि यहाँ से 4 बांस की दूरी, 24 गज की ऊंचाई, 8 अंगुल का सिंहासन, उस पर सुल्तान है मोहम्मद गौरी बैठा है। तो सम्राट पृथ्वीराज अंतिम तीर है, निशाना साध और मकसद पूरा कर। सम्राट पृथ्वीराज हमारे ठहरे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने जो तीसरा तीर भेदा सीधा गौरी के सीने को चीरता हुआ निशाने पर जा लगा। इतिहासकारों ने माना है कि गौरी मारा गया, हालांकि वास्तविकता में गौरी घायल हुआ था। बाद में उसका उपचार करवा लिया गया था और 1206 में सतलज के यहाँ खोकर जाति के लोगों ने चाकू मारकर उसकी हत्या की थी। फिर भी यहाँ पृथ्वीराजों की बात को हम आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी तो तुर्की आक्रांता सम्राट पृथ्वीराज को मारने के लिए दौड़े। तब चंद्रबरदाई से सम्राट पृथ्वीराज ने कहा, ये मुझे मारेंगे तो इतिहास में काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, राजपूत हूं, विजय हुई तो वीर गति भी होगी। आखिरकार चंद्र से कहा, ये मुझे मारे इससे तो बेहतर तू ही मुझे मार दे। तब चंद्र ने कहा, मित्र, मैंने तुझे जब काबुल में अकेला नहीं छोड़ा, ऊपर अकेला थोड़ी ना जाने दूंगा, मैं चलूंगा ना तेरे साथ। तब चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज और पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई, दोनों ने उस गजनी के मैदान में एक दूसरे की कटार घोंप कर हत्या कर दी और वीर गति को प्राप्त। दुश्मन राजा ने हमें केवल यातनाएं दी, लेकिन हम वो योद्धा थे जो अपनी मौत स्वयं गले लगाना जानते थे। इसलिए दुश्मन की भूमि पर होने के बावजूद भी सम्राट पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में कहते हैं पृथ्वीराज की वीर गति और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। हालांकि चंद्रबरदाई के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए ये युद्ध दब चुका था, लेकिन मित्रता का ऐसा परिचायक इतिहास में ऐसा सामने आया कि मित्र ने मित्र को बचाने के लिए और मित्र ने मित्रता निभाने के लिए खुद की प्राण तक त्याग डाले। तराइन के युद्ध को जीतने के पश्चात
मोहम्मद गौरी बाद में जब स्वस्थ हुआ, उसकी सेना ने दिल्ली पर भी हमला किया, लेकिन रानी इल्छिनी ने सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेना को धूल चटाई और भागने के लिए विवश कर डाला। हालांकि गोविंद राज सिंह चौहान पृथ्वीराज के पुत्र इस युद्ध में पराजित हुए। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 वर्षों तक कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में रहकर अजमेर पर अपना शासन चलाया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान वीरों की भांति लड़े और वीरों की भांति लड़कर कुतुबुद्दीन के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि गोविंद राज सिंह चौहान वर्ष 1194 में अजमेर का साम्राज्य छोड़कर रणथंभौर चले गए और वहां की अपने वंश की स्थापना, जिसकी सत्ता में एक महान शासक जन्मे जो राजा हम्मीर देव सिंह चौहान के नाम से विख्यात हुए। तो दुश्मनों ने छल कपट के माध्यम से भारत भूमि पर अधिकार कर लिया और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के मरते दिल्ली में गुलाम वंश की कर दी स्थापना। फिर सदा सदा के लिए दिल्ली हमारी गुलामों की गुलामी में चली गई कि पहले गुलामों ने 320 वर्ष राज किया, फिर 1526 में मुगल सल्तनत आ गई। उसके बाद फिर हम 19वीं शताब्दी से सन 57 की क्रांति को देखें, अंग्रेजों का दबदबा भारत के केंद्र पर आ गया। तो तराइन युद्ध से जुड़ा हुआ यह सच और तराइन युद्ध की यह सच्चाई आप सभी साथियों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के हिस्टोरिकल फैक्ट और भारत के इतिहास से जुड़ी हुई कई गहराई तक जुड़ी हुई बातों को सुनने के लिए लगातार वीडियो पर बने रहिए। तो आज की इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय भवानी।